रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदू किचन में थर्मस से पानी की बोतल भर रहा था। तभी उसकी माँ शीतल पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है तो देखती है कि उसमें खाली बोतलें भरी होती हैं। तभी फ्रिज को जोर से बंद करते हुए वो जोर से नंदू के सर पर मारकर कहती है, अरे नालायक, ये पानी की खाली बोतलें क्या फ्रिज में दिखाने के लिए रखी है? आधा घंटा पहले कहा था तुझे पानी भरकर फ्रिज में रख दे और तू है कि अब पानी भर रहा है। नहीं माँ, मैंने तो कप की बोतलें भरकर फ्रिज में रख दी थी। पागल थोड़ी हूँ जो खाली बोतलें फ्रिज में रख दूंगा। अच्छा, तो पानी क्या बोतलों से गायब होकर हवा में उड़ गया? कामचोर, ढंग से काम कर लिया कर। पता है ना, बिना ठंडे पानी के गर्मियों में प्यास नहीं बुझती। अरे तो क्या इस घर का वाटर बॉय लग रहा हूँ मैं? सारा दिन बोतलें भरता रहूँ और आप लोग खाली करते रहो। नंदू, काम कर, बकवास नहीं। फ्रिज बोतलों से नहीं, ठंडे पानी की बोतलों से भरा होना चाहिए। जल्दी कर। ओहो मम्मी, वैसे गर्मी कम है क्या जो आप मुझ पर शोलों की तरह भड़कने लगी? उस महारानी को तो कुछ नहीं कहती, अभी तक आराम से सो रही है। क्या ये बरखा अभी तक सोई पड़ी है? इसको तो मैं बताती हूँ। इतना कहकर शीतल बरखा के कमरे में जाती है जहाँ बरखा बेड पर ना सोकर जमीन पर खर्राटे ले रही होती है। शीतल उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं जागती। तभी शीतल बाथरूम से एक बाल्टी पानी लाकर उस पर डाल देती है और बरखा अचानक नींद से उठकर कहती है, मैं पानी पानी हो गई, मजा आ रहा है, बरखा पर वर्षा हो गई। तेरा दिमाग खराब है? मम्मी, पहले एक और बाल्टी पानी लाकर मेरे मुंह पे मार दो। देखो, अभी मैं पूरी तरह से भीगी नहीं हूँ। लाओ ना मम्मी। जाकर टंकी में डूब मर। और एक बात बता, इतना बड़ा बेड छोड़कर किस खुशी में जमीन पर पसरी खराटे मार रही है? मम्मी, आप बहुत खराब हो, मुझे पूरा भिगा दो। चप्पल खानी है? पानी में भिगो कर मारूंगी। क्या है, डरा क्यों रही हो? मैं क्या करूं? बेड का गद्दा बड़ा गरम गरम सा लग रहा था, ऊपर से ये मरियल पंखा हवा नहीं दे रहा था, तो मैं ठंडक के मारे फर्श पर ही फैल गई। बस हो गया, अब अपने साथ साथ इस पानी को भी फर्श से समेट। क्या अभी ये काम भी मैं करूं? मम्मी, मेरी छुट्टियां क्या घर का काम करने के लिए हुई हैं? मम्मी, अरे सुनती तो जाओ। शीतल बरखा की बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। अप्रैल का महीना शुरू हुआ होता है कि गर्मी अपना कहर बरसाना शुरू कर देती है। शीतल और उसके परिवार का हाल बेहाल होना चालू हो जाता है। एक शाम शीतल हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है तो नंदू जमीन पर लेटा फोन चला रहा होता है। तभी बाहर से बरखा पसीने पसीने होकर घर आती है और चलते हुए फर्श पर लेटे नंदू के सर से टकराकर सोफे पर गिर पड़ती है। तभी नंदू अपना सर सहलाते हुए कहता है, अरे आंखें बंद करके चलती है क्या? फोड़ दिया ना मेरा सर। अरे कुत्ते, तू जमीन पे क्यों पड़ा है? तेरे चक्कर में मैं भी गिर गई। तेरा भाई है, हरकतें भी तो तेरे ही जैसी करेगा ना। तेरी ही तरह ये भी जमीन की ठंडक ले रहा है। अच्छा, सॉरी भाई, मैं समझ सकती हूँ, गर्मी इतनी है। अरे मैं तो यहाँ नुक्कड़ तक ही गई थी, इतने में ही बदन धूप में जल गया। मम्मी, थोड़ा पंखा तेज कर दो ना। तेज कर दूं? अरे फुल स्पीड पर चला रखा है पंखा। थोड़ी देर रुक, फिर लगेगी हवा। इसकी हवा मुझे तो क्या, जमीन पर पड़े कागज को भी नहीं लग रही। समझ नहीं आ रहा, अप्रैल के महीने में मई जून वाली सड़ी गर्मी किस खुशी में पड़ रही है। हाँ मम्मी, सोचो, अभी इतनी गर्मी पड़ रही है तो मई जून में तो हम पिघलते हुए नजर आएंगे। मैं तो कहता हूँ पूरी गर्मी के लिए हम छुट्टियों में कहीं ठंडी जगह में घूमने चलते हैं। गर्मी से बचे रहेंगे और हमारा फैमिली वेकेशन भी हो जाएगा। अच्छा जी, और हम जाएंगे कहाँ? सिंपल, जहाँ हमें गर्मी ना लगे, जैसे शिमला या देश से बाहर ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। वहाँ इस टाइम ना बर्फ पड़ती है। ओ चमन, अमरवती जाने की तेरी औकात तो है नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाना है तुझे। मतलब कम से कम बातें तो अपने लेवल के हिसाब से किया कर। मम्मी, मैं क्या कह रही थी, हम एसी लगवा लेते, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। ऐसा है, गर्मी इतनी भी नहीं है जितनी तुम दोनों को लग रही है, क्योंकि गर्मी उससे भी ज्यादा है, लेकिन एसी लगवाने का बजट नहीं है अभी। इतना कहकर शीतल अपने कमरे में चली जाती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, यार मम्मी तो मान ही नहीं रही। ऐसे तो इस सड़ी गर्मी में हम पसीना निचोड़ निचोड़ कर ही टपक जाएंगे। मम्मी को किसी तरह से एसी लगवाने के लिए मनाना होगा, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है और अब तो बर्दाश्त से बाहर हो रही है। हाय हाय गर्मी,
दोनों भाई बहन शीतल को एसी लगवाने के लिए मनाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करना चालू कर देते हैं। एक दोपहर शीतल खाना बनाने किचन में जाती है और सब्जियां निकालने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलती है तो उसमें बरखा को सिकुड़ कर बैठा देखकर शीतल हैरान होकर चिल्ला पड़ती है। हाय मोरी पागल लड़की, यहाँ क्यों मर रही है तू? बाहर निकल, मैं कहती हूँ बाहर निकल। इतना कहकर वो उसे खींचकर बाहर निकालती है। तभी बरखा कहती है, ओहो, क्या मस्त कश्मीर वाली फीलिंग आ रही है। क्या है माँ, बाहर क्यों निकाल दिया मुझे? अरे गर्मी का असर तेरे दिमाग पर हो गया है क्या? क्या ऐसी बैल बुद्धि वाली हरकतें कर रही है? और ये फ्रिज तेरे दहेज के लिए नहीं रखा जो इसमें घुसकर बैठी है। हाँ तो एसी लगवा दो, नहीं बैठूंगी फ्रिज में। ऐसा है, मेरा मत्था ना खराब कर और निकल यहाँ से। अगले दिन जैसे ही शीतल नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो देखती है कि बाथटब में नंदू पानी में आइस क्यूब्स डालकर हाथ में शरबत का ग्लास लिए बैठा है और कहता है, आहा क्या कूलिंग है। इस चिलचिलाती गर्मी में मेरी आत्मा ही ठंडी हो गई। नालायक, तभी मैं कहूँ फ्रिज से सारी बर्फ कहाँ गायब हो गई। अरे गर्मी से तू ही नहीं पूरा परिवार बहुत बेहाल है, लेकिन तू तो जैसे बोरा ही गया है। बस कर, लगवा दूंगी कल मैं एसी। सच्ची? चलो माँ, इन हरकतों का कुछ तो फायदा हुआ। अगले दिन एसी मैकेनिक एसी लेकर फिटिंग करने घर आता है। तभी वो शीतल से पूछता है, तो मैडम बताइए कहाँ लगाना है एसी? मेरे कमरे में। बिल्कुल नहीं, एसी हॉल में लगेगा ताकि तीनों उसकी ठंडक ले सके। एसी मैकेनिक कुछ देर में एसी की फिटिंग करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद तीनों एसी चालू करके उसके सामने बैठ जाते हैं। तो एसी की हवा वो खा ही रहे होते हैं कि तभी उनकी पड़ोसन लाजवंती वहाँ आती है और उसके आते ही बरखा एसी बंद कर देती है। अरे छोरी, बंद क्यों कर रही है? मैं तो तेरा नया एसी देखने आई हूँ। अरे लाजवंती आजा, मुझे ना तुझे एक बात बतानी है। ए बरखा, चालू कर एसी। बरखा सड़ा सा मुंह बनाकर एसी चालू कर देती है। दोनों एसी की हवा खाते हुए आराम से घंटों बातें करती हैं। तभी नंदू बरखा से कहता है, ये एसी क्या हमने इस पड़ोसन को ठंडी हवा खिलाने के लिए लगवाया है? हद ही हो गई। अभी तक तो ये पड़ोसन हमारे घर सिर्फ मुफ्त की चीनी लेने आती थी, अब ठंडी हवा भी खा रही है। अगले दिन नंदू एसी की हवा में बैठकर फोन चला रहा होता है कि तभी बरखा कमरे में आती है और रिमोट लेकर एसी टेम्परेचर कम कर देती है। नंदू उससे कहता है, तूने घर को शिमला बनाना है? पागल है क्या? हाँ तो क्यों ऐसी हरकतें कर रही है? ला रिमोट दे इधर। एसी चालू नहीं किया कि रिमोट से छेड़खानी करने बैठ जाती है। अरे मुझे गर्मी लग रही है, इसीलिए कम किया ना। अब दे, मैं नहीं दे रही। तभी दोनों रिमोट लेकर खींचातानी करने लगते हैं। खींचतान में रिमोट के कई बटन दब जाने से एसी बंद पड़ जाता है। तभी बरखा कहती है, ले और खींच ले, कर लिया ना एसी बंद। मैंने कुछ नहीं किया, तेरी वजह से हुआ है। पागल, अब ये बता इसको चलाए कैसे? मम्मी को पता चला ना ये एसी हमारी वजह से खराब हो गया, हमारी तो क्लास लग जानी है। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं देखता हूँ। तभी नंदू सोफे पे चढ़कर डंडे से एसी को बजाने लगता है और शीतल वहाँ आ जाती है और उसे ऐसे करते देखकर कहती है, ओ, ये तेरी माँ की मेहनत से बचाए पैसों से लगवाया है, ऐसे क्यों पीट रहा है इसे डंडे से? माँ, इसमें ना कुछ खराबी हो गई है, तो जैसे टीवी को ठोक बजाकर चलाते हैं ना, वैसे ही एसी चलाने की कोशिश कर रहे थे। एसी नहीं चलता तो एक बार फिर एसी मैकेनिक घर आता है और उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत बताकर चला जाता है, जिसके बाद शीतल कहती है, ठीक है, अब एसी खराब करवा के मिल गई ना दोनों के कलेजे को ठंडक। अब मरो इस पंखे की हवा के नीचे। हाय, इस गर्मी में इस तो हम गर्मी में हो तो गए हम बेहाल। बेहाल हो गए। रोहन को इतना लेट तक सोता देखकर उसकी माँ सीमा उसको आवाज लगाते हुए कहती है, रोहन बेटा, बेटा उठ जा, ऑफिस नहीं जाएगा क्या? अरे सुबह के 8 बज चुके हैं। मालिक बन गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि समय पर तू काम पर नहीं जाएगा। क्या 8 बज गए? अरे माँ, आपने पहले क्यों नहीं उठाया? आज पापा भी नहीं आए वॉक के लिए, उन्होंने ही लेट करवाया है। रोहन की ये बात सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो अपने बेटे से बोलती है, बेटा मैं जानती हूँ कि तू अपने पापा को कभी नहीं भूल पाएगा, पर इस सच को स्वीकार कर ले कि वो अब हमारे बीच नहीं है। वो एक ऐसी दुनिया में जा चुके हैं जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। माँ, लोगों के लिए गए होंगे वो, पर मेरे पापा हर पल मेरे साथ हैं, मुझे गिरने पर उठाते हैं।
मेरे पीछे मेरी दीवार बनकर खड़े हैं, और बाप को भला एक बेटा कैसे भूल सकता है। रोहन की ये बातें सुनकर उसकी माँ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रोहन के पिता सोमनाथ की मौत बीमारी के चलते 1 महीने पहले हो चुकी थी। उसके पिता के अच्छे काम और रुतबे को पूरा शहर जानता था और उनकी इज्जत करता था। उन्हीं की परछाई उनका बेटा रोहन, जिसने अपने पिता के जाने के बाद उनकी शान को और आगे बढ़ाया। लोगों की मदद करने और उनके हक के लिए खड़े रहने के लिए भी रोहन ने अपने पिता जैसी ही जगह लोगों के दिलों में बनाई थी। रोहन अपने पिता के बहुत करीब था, इसीलिए उनके जाने का सच वो अब तक स्वीकार नहीं कर पाया था। एक दिन रोहन अपनी कार से घर आ रहा होता है कि रास्ते में उसकी कार को 4 गुंडे रोकते हैं और उनका लीडर उससे बोलता है, ओए हीरो, चल बाहर आ। रोहन गाड़ी से बाहर आता है और उनसे कहता है, हाँ भाई साहब, क्या हुआ? क्यों रोका मुझे ऐसे? तेरी बारात ले जाने के लिए रोका है। अबे साले, दिख नहीं रहा क्या गुंडे हम? तेरी इज्जत तो लूट नहीं सकते क्योंकि तू छोरा है, तो तेरे पे जो पैसे और ये गाड़ी है, अबे वही तो लूटेंगे। अब जो भी तेरी जेब में है ना, चल वो निकाल ले। अब देखो, तुमको पैसे चाहिए वो मैं दे दूंगा, पर ये गाड़ी मेरे पापा ने गिफ्ट की थी, ये मैं बिल्कुल नहीं दूंगा तुम्हें। अबे देगा कैसे नहीं, तेरा बाप भी देगा। बहुत हो गया तेरा, अगर पापा को कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ भाई, हम तो डर गए। सुन बे, तेरे बाप को भी लाएगा कॉलर पकड़ के। रोहन का गुस्सा अब उसके कंट्रोल से बाहर था। अपने पिता के खिलाफ एक भी शब्द उसे गवारा नहीं था। तभी वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके एक कंधे पर एक हाथ उसे महसूस होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो कहता है, पापा देखो, अब मत रोको। इनको आराम से बोला था पैसे ले लो, पर ये लातों के भूत है, बिना पिटे नहीं मानेंगे। रोहन को ऐसे खुद से बातें करता हुआ देखकर गुंडे बहुत हैरान हो जाते हैं, साथ ही गुस्से में कहते हैं, ओ पागल वागल है क्या? यार दिमाग पे चोट लगी है, किससे बात कर रहा है? अरे मेरा छोड़ो, अपना सोचो। अब तो मेरे पापा मेरे साथ हैं, तुमको कौन बचाएगा? रोहन की इस बात को सुनकर गुंडे गुस्से में उस पर हमला करते हैं और रोहन भी उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बीच उनमें हाथापाई होती है। रोहन अकेला उन चारों पर भारी पड़ जाता है और उन सभी को धूल चटाकर रोहन जाते जाते कहता है, ओह, जब बाप साथ होता है ना तो दुनिया की कोई ताकत बेटे का कुछ नहीं मिटा सकती, समझे? मेरे पापा मेरा गरूर हैं, हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। चलिए पापा। रोहन वहाँ से गाड़ी में बैठकर चला जाता है। कुछ ही देर में वो घर पहुँचता है, जहाँ उसके चेहरे पर खरोच के निशान देखकर उसकी माँ बोलती है, रोहन बेटा, ये चोट कैसे लग गई तुझे? कहाँ लड़के आया है तू? अरे माँ, कुछ नहीं हुआ, और पापा साथ थे मेरे, कुछ होने ही नहीं देते मुझे। कहाँ है पापा तेरे? दिखा, मैं भी मिलूं उनसे। ये रहे पापा, आप भी ना, माँ को परेशान मत करो। इतना कहकर रोहन अपने कमरे में चला जाता है, पर उसकी इन बातों से उसकी माँ थोड़ी परेशान हो जाती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, तूने अच्छा नहीं किया मेरे बेटे को उसके पिता से अलग करके। अरे जान था वो अपने पिता की, और वो भी हर मोड़ पर अपने बेटे की मदद किया करते थे, पर उनके जाने के बाद मेरा बेटा तो पागल सा हो गया है। एक बेबस माँ की तरह सीमा अपने बेटे की इस हालत के लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना करती रहती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन सुबह रोहन अपने पापा के कपड़े पहनकर नाश्ता करने आता है और उसको अपने पिता के कपड़ों में देखकर सीमा बोलती है, बेटा रोहन, तेरे कपड़े गंदे तो नहीं थे? कल ही तो धुलवाए थे मैंने, फिर तूने अपने पापा के कपड़े क्यों पहने? माँ, आप कहती हो ना कि मैं पापा की परछाई हूँ, देखो लग रहा हूँ ना एकदम उनके जैसा। बेटा, ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने तेरे पापा बैठे हैं। काश वो होते तो ये देखते तो बहुत ज्यादा खुश होते और ताव से कहते, देखा, आखिर मेरे कपड़े में मेरा बेटा मेरे से भी ज्यादा जच रहा है। वाह माँ, पापा ने सेम यही कहा था अभी मुझे देख के। तू अपने ख्यालों से बाहर आ और मेरी बात ध्यान से सुन। शाम को तुझे लड़की वाले आ रहे हैं देखने के लिए, तो ऑफिस से जल्दी आ जाइयो। पर माँ, मुझे अभी नहीं करनी शादी, इतनी क्या जल्दी है? अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता क्या तू? और वैसे भी मेरी तो उम्र हो चुकी है, अब शादी के लायक हो गया है तू। अपनी माँ की इज्जत करता है ना, तो मना नहीं करेगा मुझे। ठीक है माँ। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को विमला देवी अपनी बेटी रचना के साथ रोहन के घर उन्हें देखने आती है। रोहन भी समय से पहले ही घर आ जाता है।
सभी साथ में बैठे होते हैं और सीमा को रचना पसंद आ जाती है और रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हुए वो बोलती है, बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा के इन दोनों की शादी करवा देते हैं। माँ, ये शादी तभी होगी जब पापा हमारे साथ होंगे हमें आशीर्वाद देने के लिए। रोहन की इस बात पर सीमा अब गुस्से में आ जाती है और रोहन से कहती है, रोहन, बस बहुत हो गया तेरा। अरे कब मानेगा तू कि तेरे पापा अब नहीं रहे? तेरी इन हरकतों से मुझे कितना दुख होता है, कभी सोचा है तूने? अरे तेरे से ज्यादा मुझे दुख है इस बात का कि तेरे पापा अब नहीं रहे, क्योंकि वो मेरे पति थे। पर तू कब समझेगा इस बात को? माँ, पापा मेरे साथ हैं, वो कभी मुझे छोड़कर गए ही नहीं हैं और अब उनको सबके सामने आना ही पड़ेगा। पापा आओ, आप सबके सामने, वरना मैं कभी शादी नहीं करूँगा आपका आशीर्वाद लिए बिना। रोहन अपने पापा को आवाज लगाता है, इधर उधर देखता रहता है। सभी उसको पागल समझने लगते हैं। उसकी ये हरकत देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी एक तेज रोशनी के साथ सभी के सामने सोमनाथ आकर खड़े हो जाते हैं। उनको देखकर सीमा रोते हुए कहती है, आप जिंदा हो? अरे आप कहाँ थे अब तक? बेटा, अब तुझे ये जानना पड़ेगा कि मैं तेरे साथ आगे नहीं रह सकता। अरे रचना के रूप में तुझे तेरी जीवन साथी मिल ही गई, अब मुझे मुक्ति दे दे। मैं कब का मर चुका हूँ। जिंदा रखा है तो मुझे मेरे बेटे ने। उसका मोह, उसका प्यार मेरी आत्मा को उसके पास खींच लाया, लेकिन पर पापा, मैंने आपके बिना जीना ही नहीं सीखा। कैसे रहूंगा मैं? मेरा गुरूर, मेरा वजूद हो आप। अरे तेरे जैसा बेटा पाकर तो मुझे गर्व होता है खुद पर। तूने मुझे मर के भी जिंदा रखा है, तेरे लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। लेकिन बेटा, संसार के नियम को हम नहीं बदल सकते। ठीक है पापा, लेकिन मेरी शादी में आप आशीर्वाद देने जरूर आओगे, तभी मैं आपको जाने की इजाजत दूंगा। और जब भी मुझे आपकी जरूरत होगी, आपको मेरे पास आना होगा। ठीक है बेटे, मुझे अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखना। सभी रोहन और सोमनाथ के रिश्ते की मिसालें देते हैं। साथ ही वो सभी लोग सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए रोहन की शादी में भी आते हैं। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से पूरी होती है और शादी के वक्त सोमनाथ दोनों को आशीर्वाद देने आते हैं और उनसे कहते हैं, बेटे, जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देना। और रोहन, तुम मेरी परछाई हो और हमेशा रहोगे। अपना ध्यान रखना बेटे, और अपनी माँ का भी। इतना कहकर सोमनाथ सबकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। सीमा को भी अब अपने बेटे के पागलपन के पीछे की सच्चाई पता लग चुकी थी। इसके बाद वो लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में हैवी वेट लिफ्टिंग में जिन देशों का प्रदर्शन और योगदान सराहनीय है, उनके नाम लेते हुए एक एक करके रेफरी उन्हें सम्मानित करने के लिए स्टेज पर बुलाते हैं। 49 केजी में तीसरे पायदान पर कांस्य पदक जीतने वाली इंडोनेशिया की डब्ल्यूएसा है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हुए हम इनका अभिनंदन करते हैं। डब्ल्यूएसा स्टेज पर आती है। जापान के प्रधानमंत्री उन्हें कांस्य पदक पहनाते हुए सम्मानित करते हैं और अब रेफरी दूसरे पायदान पर जीतने वाली खिलाड़ी को बुलाते हैं। पहली बार भारत के लिए रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला ने अपना परचम बखूबी लहराया है। 49 किलो में रजत पदक जीतने वाली महिला है साइखोम मीराबाई चानू। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ हम इनको स्टेज पर आमंत्रित करते हैं और हम चाहेंगे कि वो आकर 2 शब्द कहें। साइखोम मीराबाई चानू स्टेज पर आती है और उन्हें भी जापान के प्रधानमंत्री रजत पदक पहनाते हुए सम्मानित करते हैं। मीराबाई चानू उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहती हैं, थैंक यू सो मच टोक्यो। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे देश की है, मेरे इंडिया की है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने देश को इस प्रकार से अपनी देशभक्ति दिखा पा रही हूँ। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है और अब रेफरी पहले पायदान पर स्वर्ण पदक जीतने वाली को स्टेज पर बुलाते हैं। एंड नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा मिस ZH हो, जिन्होंने पहले पायदान पर रहकर स्वर्ण पदक को हासिल किया और अपने देश का नाम रोशन किया है। अब मिस ZH हो स्टेज पर आती हैं और अपनी जीत की खुशी में 2 शब्द बोलती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। ये सब होने के बाद सभी खिलाड़ियों का रिपोर्टर्स इंटरव्यू लेते हैं।
उनमें से एक इंडियन अमेरिकन रिपोर्टर मीराबाई चानू से उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछती है। मीराबाई उनके सभी सवालों का बहुत ही ईमानदारी और समझदारी से जवाब देती हैं। ऐसे में रिपोर्टर्स उनसे पूछती हैं, मिस चानू, आपको कैसा लग रहा है अपने देश के लिए रजत पदक हासिल करके? मेरे लिए इस बात को एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि मैंने ये कर दिखाया। इस सब के पीछे मेरा ही नहीं बल्कि मेरे घर वालों का, मेरे ट्रेनर का भी हाथ है। मेरे साथ साथ आज उन लोगों की भी जीत हुई है। आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे उनके बारे में जान सकती हूँ? जी जरूर, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कि आपकी इस स्पोर्ट्स में रुचि कैसे हुई और घर वालों का रिएक्शन क्या था जब आपने उनसे इस बारे में बात की थी। जी ठीक है, मैं आपको सारी कहानी सुनाती हूँ। मीराबाई चानू उस रिपोर्टर को अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू करती है कि कैसे 12 साल की उम्र में ही उन्हें और उनके पिता को काबिलियत के बारे में पता चल गया था। उत्तरी पूर्वी भारत के मणिपुर राज्य में एक नांगपोक काकचिंग नाम की छोटी सी जगह में मेइतेई परिवार रहा करता था। साइखोम कृति मेइतेई और साइखोम ओंगबी तोम्बी लीमा की बहुत ही प्यारी सी बेटी थी, साइखोम मीराबाई चानू नाम की। इसका जन्म 8 अगस्त 1994 में हुआ था। इस जगह के लोग अपना पेट भरने के लिए बहुत मेहनत करते थे। वो काफी दूर दूर तक पैदल चलकर एक जगह से दूसरी जगह पर लकड़ियों को लेकर जाते और उन्हें बेचकर पैसे कमाया करते। साइखोम मीराबाई चानू 12 साल की उम्र में ही भारी भारी लकड़ियां उठाकर मीलों मीलों तक चला करती थी, वो भी बड़े ही आराम से। बल्कि ये सब जवान जवान लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। ये बात जैसे ही मीराबाई के पिता को पता चलती है, वो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम्हें ये सब उठाते हुए कोई तकलीफ नहीं होती क्या? नहीं बाबा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है ये सब करना। मीराबाई की ये बातें सुनकर उनके पिता को इस बात का एहसास हो जाता है कि उनकी बेटी कुछ करने के लिए पैदा हुई है। इसीलिए वो मीराबाई को तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI सेंटर में लेकर जाते हैं, जो कि खूमन लामपक स्टेडियम के नाम से विख्यात इम्फाल शहर में स्थित है। मीराबाई को SAI में उनके पिताजी आर्चरी के लिए लेकर गए थे, लेकिन आर्चरी में सफलता न मिलने के कारण मीराबाई SAI छोड़कर वापस अपने घर चली जाती हैं और अपने कमरे में बैठकर सोचती है, मैं आर्चरी के लिए बनी ही नहीं हूँ, तो मैं उसमें सफलता कैसे हासिल कर सकती हूँ जब मुझे लिफ्टिंग करना अच्छा लगता है। इसके बाद वो इंटरनेट की मदद से कुंजा रानी देवी की कुछ क्लिप्स देखती है, जिन्होंने 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग की श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता था। उनके बारे में जानने और समझने के बाद मीराबाई एक बार फिर से SAI में वापस जाती हैं और इस बार वो वेट लिफ्टिंग में अपनी किस्मत को ट्राई करती हैं। वहां जाकर मीराबाई की मुलाकात अनीता चानू से होती है, जिन्होंने 1990 बीजिंग एशियन गेम्स में मुकाबला लड़ा था। अनीता चानू के सेंटर में 4 साल तक मीराबाई ने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के दौरान मीराबाई को घर से लेकर अपने सेंटर तक के दरमियान 20 किलोमीटर का कठिन सफर पैदल तय करना पड़ता था। अगर कभी किस्मत अच्छी होती थी तो वो तुक-तुक पर, तो कभी साइकिल पर, नहीं तो ट्रक के पीछे लटक कर अपने सेंटर जाया करती थी। उन रास्तों में भी कभी उन्हें भूसे भरे खेतों से गुजरना पड़ता था, तो कभी मछलियों के फार्म से। मीराबाई को ट्रेनिंग पर जाते हुए कुछ ही समय हुआ था कि उनके पिता ने उन्हें जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक PWD के दफ्तर में छोटी सी पोस्ट पर काम करने वाले एक मामूली से कर्मचारी थे, जिनके ऊपर मीराबाई के अलावा उनकी 6 और औलादों की जिम्मेदारी थी, जिसके कारण उन्हें मीराबाई को ट्रेनिंग सेंटर में जाने से मना करना पड़ा। ये बात अनीता चानू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो खुद मीराबाई के घर आकर उनके पिता से बात करती हैं। देखिए सर, मीराबाई में जो स्किल है, टैलेंट है, उसे आप ऐसे घर में कैद करके नहीं रख सकते। मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। आप मेरे घर की हालत देख ही सकती हैं। मैं इतने पैसे नहीं कमाता कि 9 लोगों का पेट भर सकूं। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात,
देखिए, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मीरा की ट्रेनिंग का सारा खर्चा मैं और मेरा सेंटर उठाएंगे, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मीरा एक दिन ओलंपिक्स में मेडल जरूर जीत कर दिखाएगी। अनीता की बातों को सुनकर मीराबाई के पिता मीरा को वापस से ट्रेनिंग के लिए जाने की आज्ञा दे देते हैं। इसके बाद मीराबाई अपनी ट्रेनिंग में दिल से लगातार मेहनत करती है और धीरे धीरे मीराबाई अपने सपनों की तरफ बढ़ने लगती है। मीराबाई ने पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 केजी में सिल्वर मेडल जीता था, जिसके बाद 2017 में अनाहीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में 48 केजी में गोल्ड मेडल जीता। 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 केजी में गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद 2020 ताशकेंट एशियन चैंपियनशिप्स में 49 केजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसी साल 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में 49 केजी में सिल्वर मेडल जीता। हालांकि 2016 में रियो ओलंपिक्स में भी मीराबाई ने भाग लिया था, पर उस समय वो बदकिस्मती से गेम से बाहर हो गई थी, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। भारत सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स में उनके योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया है और साथ ही उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। मीराबाई अपनी कहानी रिपोर्टर को बता चुकी थी। अपनी कहानी बताते वक्त मीराबाई काफी ज्यादा भावुक हो गई थी। उनकी बातों को सुनकर रिपोर्टर भी बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और अब वो उनसे कहती है, मैम, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मुझे प्रेरणा खुद से मिलती है, मेरे परिवार से मिलती है। मेरा मानना है कि अगर इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाना चाहिए जो हमारे देश को एक नई दिशा में ले जाए। तो मैम, आप अपने परिवार के लिए और क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो प्राउड मुझे अपने पेरेंट्स को फील करवाना था वो हो चुका है। आज मेरे पेरेंट्स को मुझ पे बहुत गर्व है। ओके मैम, आप ये बताइए कि आपके आगे के क्या प्लान है? मेरा मतलब आपके गोल्स। जी, बस एक ही है, गोल्ड इन पेरिस 2024। तो ये था साइखोम मीराबाई चानू का अब तक का सफर, जो उन्होंने बड़ी ही मुश्किलों से तय किया है और आज वो अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।